नमस्कार दोस्तों, जेडी कैंपस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी बच्चों को पता है, जेडी कैंपस आपके लिए जीके जीएस और प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसका नाम हमने रखा है कर लो वर्दी पक्की सीरीज। कौन सी भाई? कर लो वर्दी पक्की सीरीज। और इस बार आपको ये वादा कीजिए सभी बच्चे मेरे साथ कि आप इस बार एक सीट 60,000 में से पक्की करेंगे, बिल्कुल पक्की करेंगे मेरे भाई। बिल्कुल पक्की करनी है, आधी अधूरी नहीं छोड़नी, बिल्कुल पक्की करनी है। कौन सी? एक सीट सिर्फ, और वर्दी भी पक्की करनी है सीट के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो मेरे भाई, जो ये 8 कांग्रेस नेता थे, जो 8 कांग्रेस नेता थे, ये इन्होंने एक भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तैयार तो किया था, लेकिन वो जो क्या नाम की संविधान बनाया था, ये सही नहीं था, यानी कि लोक हित में नहीं था। इसलिए इसको सिर्फ नेहरू नेहरू रिपोर्ट दे करके नाम छोड़ दिया था। और ये बना कब था? 1928 में। तो मेरे भाई 1928 में ये मोतीलाल नेहरू, कौन सा मेरे भाई? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट दे करके नाम छोड़ दिया था। फिर कौन सा रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ठीक है मेरे भाई, कब हुआ था ये? 1928 में। ये देखिए, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी भाई? ये 1928 में बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। और इसमें कांग्रेस के 8 सदस्य थे। कितने मेरे भाई? 8 सदस्य। 8 सदस्य थे। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा। ये लॉर्ड बिरकेनहेड ने कहा था, जो भारत के उस टाइम नेता थे, जो एक्टिव नेता थे उस टाइम, भारतीय नेता, उनको ये कहा गया था कि आप अपने लिए एक संविधान का मसौदा तैयार कर लीजिए, यानी कि एक उनका प्रारूप तैयार कर लीजिए जिस हिसाब से आप वो अगला संविधान बनाएंगे उस बेस पर। लेकिन जो ये मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, यानी कि इनके 8 सदस्यों ने बनाया था, वो पूर्ण रूप से लोकहित में नहीं था। इसलिए सिर्फ इस संविधान को मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट नाम देकर के छोड़ दिया था। और ये हुआ कब था? 1928 में। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए हैं? ग्रहित मतलब किस देश से लिए गए हैं? क्या पूछा है मेरे भाई? राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए हैं? तो ये किससे किए गए मेरे भाई? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। ये देखिए, आयरलैंड। और ये है कौन से में, जिनकी हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, यानी कि या तत्व कह लीजिए, ये भाग 4 में है। और भाग 4 जो आपका है, वो कहाँ से किस आर्टिकल से कहाँ तक है? आर्टिकल आपका 36 से 51 तक है। इससे भाई 36 से 51 तक याद रखेंगे ये। अगला आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? किसकी भाई? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो जी, ये मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा है आपकी, ये सोवियत संघ से ली गई है। इससे मेरे भाई, सोवियत संघ से। इसको हम रशिया भी कहते हैं, या रूस कह लीजिए, कौन सा आपको सही लगे। रूस, रसिया, सोवियत संघ, यूएसएसआर, ये सब एक ही हैं। सोवियत संघ, यूएसएसआर, रशिया, रूस एक ही बात है। ये रशिया इंग्लिश में हो गया जो अब नाम है, और ये रूस हिंदी में हो गया, और ये यूएसएसआर उनका पुराना नाम है। इसका? रशिया का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये तो वही हो गया। भारतीय संविधान के स्रोत सोवियत संघ, यूएसएसआर। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जर्मनी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक मेरे भाई, ये उसी से लिया गया है। कहाँ से? यूएसएसआर से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता के संविधान से ली गई है, यानी कि किस देश से ये ली गई है? तो हम बात करते हैं, जो द्विसदन प्रणाली है हमारी, ये किससे ली है? ब्रिटेन से। कहाँ से भाई? ब्रिटेन से। कौन सी प्रणाली? द्विसदन प्रणाली। याद रखेंगे ना ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया ब्रिटेन, द्विसदन प्रणाली या द्विसदनीयता सरकार की एक प्रणाली जिसमें विधायिका में 2 सदन होते हैं। ब्रिटेन से उधार ली गई, उधार यानी कि हमने वहां से ही ली है ये। अन्य विशेषताएं, विधि बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय सरकार, कैबिनेट प्रणाली और विशेषाधिकार
रिट, विशेषाधिकार रिट, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अगर बात कर लीजिए एकल नागरिकता, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है वो नागरिकों को सिर्फ एकल नागरिकता प्रदान करता है। और अगर बात करें हम नागरिकता की, तो ये आर्टिकल 5 से 11 में है। कौन से भाग में? भाग 2 में। कौन से मेरे भाई? भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11 और भाग दूसरा। कौन सा? एकल नागरिकता। कौन सा भाई? एकल नागरिकता। जो हमारा भारतीय संविधान है वो सिर्फ एकल नागरिकता प्रदान करता है भारत के नागरिकों को, या फिर कोई बाहर से भी आएगा उसको भी हम सिर्फ एक ही नागरिकता प्रदान करते हैं, भारत की। नेक्स्ट है आपका अवधारणा। अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? क्या चीज भाई? अवधारणा पूछ रहा है कि ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये हमने ली है मेरे भाई फ्रांस से। किससे भाई? हमने ये ली है फ्रांस से। देखिए फ्रांस, गणतंत्र की अवधारणा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, अन्य देशों से लिए गए प्रावधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया है। संसद की संयुक्त बैठक 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संवर्धित सूची, यानी कि जो हमारी संवर्धित सूची आती है, एक एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जो संवर्धित सूची है ये हमने किस देश से ली है, तो बता देंगे मेरे भाई हमने किससे ली है ये? ऑस्ट्रेलिया से। किससे मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया से। कौन सी सूची? संवर्धित सूची। और जो फ्रांस की गणतंत्र की अवधारणा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को जो निलंबन हो जाता है, यानी कि अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो मौलिक अधिकार जो होते हैं उनका निलंबन हो जाता है, यानी कि हम अपने मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब? जब हमारे देश में आपातकाल लगा हो। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, यानी कि जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बोलते हैं। कौन सा भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोल लीजिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोल लीजिए, या फिर संविधान संशोधन बोल लीजिए, जो आपको सही लगे वो आप बोल सकते हैं। कि अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हम चेंजेस करते रहते हैं आजकल के टाइम से, जैसा हमारी जरूरत होती है उस हिसाब से हम उसमें चेंज कर लेते हैं। तो ये जो अवधारणा है ये हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका से। ये देखिए दक्षिण अफ्रीका, भाग 20 का अनुच्छेद, तो ये भाग 10 होगा, माफ कीजिएगा, भाग 10 का अनुच्छेद 368। कौन सा भाई? 368 संवैधानिक, ये भाग 20 ही है भाई। भाग 20 का अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन, भारतीय संशोधन के स्रोत दक्षिण अफ्रीका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये दिया गया है। राष्ट्रीय जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो हम संवर्धित सूची, अभी आपको पहले भी बताया था, संवर्धित सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, यह भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अवधारणा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगर हम बात करें जो ये दोनों सदन होते हैं आपके, राज्य सदन और लोक सदन, ये हमने मतलब इनकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो जो इनकी संयुक्त बैठक बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन मेरे भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही बुलाएगा इनकी संयुक्त बैठक दोनों सदनों की। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो जो आपका बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है इसमें जनपदों की संख्या ये पूछ रहा है आपसे, तो इसमें जो जनपदों की संख्या है वो आपकी 7 है। कौन सी है मेरे भाई? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ये पूछ रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनता शैलों से निर्मित है। किससे मेरे भाई? आदिकल्प की। और ये कौन सा जिला है आपका? ये क्षेत्र मान लीजिए ये है बुंदेलखंड। कौन सा भाई? बुंदेलखंड। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित का मतलब है जो ये आपका लिखा हुआ है इसे सामने इसी की ही विशेषता लिखी गई है, तो ये चेक करना है हमको इसकी, इस जिले की विशेषता मैच नहीं करती है। तो किसकी नहीं करती है भाई? लखीमपुर खीरी। अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये तो सही है, ये तो आपको पता है कितना है, 7680। ये तो भैया रट लीजिए, बिल्कुल आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए ये चीज, कितना है
सोनभद्र। अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है। अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल भी भारत में सोनभद्र है, सॉरी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, माफ कीजिएगा ये बिल्कुल भी नहीं है, न्यूनतम वाला है हापुड़। कौन सा भाई? हापुड़। एरिया कितना? 660 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, हापुड़ा कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर। सीतापुर नहीं है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इससे मेल नहीं खाता है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र वाला क्षेत्रफल, ये संत रविदास नगर ही है जिसमें न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या। अगर बात कर लेता कि सीतापुर की विशेषता बताइए, किस चीज़ के लिए ये जाना जाता है, तब आप बताएंगे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है। क्या है भाई? सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, कौन सा? न्यूनतम। और संत रविदास नगर एक और है, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र भी है। अगर इसमें हापुड़ ना होता तब संत रविदास नगर ऑप्शन में आ जाएगा कि संत रविदास नगर का भी न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। वैसे तो अगर यूपी की बात करें पूरे की, वो आपका हापुड़ ही है ही। कौन सा है? हापुड़। और कितना है? 660। कितना है भाई? 660। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? किसका भाई? पूर्व का ग्रास। तो जो आपका पूर्व का ग्रास उत्तर प्रदेश में जाना जाता है वो शहर है आपका कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। इससे मेरे भाई, उत्तर प्रदेश से कन्नौज शहर को पूर्व ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है, ठीक है, जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। इसके रूप में भाई, ये हिंदू साम्राज्य की राजधानी में। और माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इस स्थान के रहने वाले थे। कौन थे भाई? अगर बात कर ले, कान्यकुब्ज कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इस स्थान के रहने वाले थे। ठीक है, और ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। किसके काल में भाई? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। वर्तमान काल में यह गुलाब जल, इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थ। अगर बात कर लें, जो कन्नौज है इसकी विशेषता एक और है, ये इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। इत्र नगरी, इसका नाम से भाई इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसको? कन्नौज को। ये देखिए यहाँ पर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ, इत्र ही बोलते हैं अन्य सुगंधित पदार्थ को। आजकल हम परफ्यूम भी बोलते हैं, डिओड्रेंट्स भी बोलते हैं, ये सब वही है, बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र बनाने के लिए। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू का व्यापार भी मशहूर है। किसका मेरे भाई? तंबाकू का। अगर पूछ ले कि कन्नौज किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, अगर इत्र नगरी है तो आप इत्र नगरी लगाएंगे, इत्र नगरी नहीं है और उसमें तंबाकू है तब आप तंबाकू लगाएंगे। ये इतना हो गया। और कन्नौजी भाषा भी बोली जाती है इसमें मेरे भाई, कन्नौज में। और ये आपकी पश्चिमी भाषा के अंदर भी आता है। इसके अंदर? पश्चिमी भाषा के अंदर ये आता है भाई आपका पश्चिमी भाषा के अंदर। अंदर कह लीजिए या अंतर्गत कह लीजिए, बात एक ही है, ये पश्चिमी भाषा के अंदर आती है कन्नौजी भाषा। कौन सी भाई? कन्नौजी भाषा, जो पश्चिम हिंदी में यूज होती है, पश्चिमी हिंदी में। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्रफल का हिस्सा है? कौन सा मेरे भाई? जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा पूछ रहा है वो कौन सा है? तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र का हिस्सा है वो है आपका महोबा। अगर हम बात करें महोबा की, तो महोबा एक चीज के लिए और फेमस है, वो आपका पान। अगर पूछ ले कि पान नगरी कौन सी है और यही आपको ऑप्शन दे दे, तब भी महोबा ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? महोबा। नेक्स्ट देखते हैं। इस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। तो किसमें नहीं किया गया है भाई? अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर तो हो गया है, करनाल भी हो गया, जिंद भी हो गया।
अलीगढ़ नहीं हुआ। और ये कहाँ पे है? यूपी में ही है, और ये लेकिन अभी तक इसमें एनसीआर में शामिल नहीं हुआ। नेशनल कैपिटल रीजन कह लीजिए या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कह लीजिए, ये भी दोनों एक ही चीज़ है। और कौन सा शामिल नहीं हुआ है? आपका अलीगढ़ नहीं हुआ है, मुजफ्फरनगर हो गया, जिंद हो गया, करनाल हो गया, और जो अभी रिसेंटली 23वें नंबर का जिला शामिल हुआ है वो भी आपका यूपी से ही है। कौन सा? शामली। कौन सा मेरे भाई? शामली। जो 23वां जिला है आपका दिल्ली एनसीआर में, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या फिर नेशनल कैपिटल रीजन में, वो आपका शामली है। कौन सा? 23वां जिला। नेक्स्ट देखते हैं, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? कौन सा? बुंदेलखंड नामक क्षेत्र। तो जो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र आपका, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर आता है। कहाँ पर मेरे भाई? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर। उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर नहीं आता, उत्तराखंड की सीमा पर भी नहीं आता, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर भी नहीं आता। किस पर आता है? सिर्फ मध्य प्रदेश सीमा पर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये हो सकता है आपको लास्ट की पाली में मिले, यानी कि फोर्थ शिफ्ट में मिले, सेकंड शिफ्ट में मिले 18 तारीख की, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चंस बचेंगे नहीं, एग्जामिनर के पास भी हो सकता है ये आपसे पूछ ले। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक, कितने? सर्वाधिक 11 जिले सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। किससे लगती है मेरे भाई? मध्य प्रदेश से। सबसे ज्यादा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है यूपी की सीमा। कितने जिले? 11 जिले। और ललितपुर आपका एक ऐसा जिला है हमारे यूपी का। कौन सा भाई? ललितपुर। ये 3 तरफ से घिरा है। किससे? मध्य प्रदेश से। 3 तरफ से घिरा हुआ, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। इससे? मध्य प्रदेश से। कौन सा? ललितपुर। और ये यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर ही यूपी में यूरेनियम पाई जाती है। कहाँ पर? ललितपुर में। और ये अगर हम बात करें 11 जिले हैं कौन कौन से, तो इसमें इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये आपके 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में जो आते हैं वो ये 11 जिले हैं आपके। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद, 2 संभाग, और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद, 13 संभाग से लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें भाई उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद, 2 संभाग, और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद, 13 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक मेरे भाई। चित्रकूट संभाग मुख्यालय, चित्रकूट संभाग का जो मुख्यालय है वो बांदा में है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ये सब उसमें आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? कौन सा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कौन सा जिला स्थित है? वो आपका बलिया है। कौन सा? बलिया। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये पूर्वी जिला है। कौन सा भाई? पूर्वी जिला। इसका? यूपी का। इसका मेरे भाई? यूपी का पूर्वी जिला भी यही है। कौन सा? बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये देखिए फिर आ गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए मेरे भाई। अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है नेपाल। और नेपाल के साथ कितने जिले लगते हैं यूपी के? 7। कितने लगते हैं मेरे भाई? 7। ये देखिए, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा, नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसमें से 7 जिले हैं आपके, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले, इसमें से पीलीभीत, लखीमपुर, लखीरी के साथ भी ये सीमा साझा करता है। 3 आपके ये रहे, 4 आपके वो रहे। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको बिल्कुल अपनी जुबान पर रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। एक ये वाला, एक एरिया वाला, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? वो आपका लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के
अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। यानी कि ये कह रहा है जो यूपी है आपका, वो जिला बीच में है, या तो ये ना तो किसी राष्ट्रीय किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करता, और ना ही ये किसी अन्य राज्य के साथ साझा करता भारत में। ऐसा जिला ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई सहारनपुर तो करता है उत्तराखंड से, हिमाचल से। हरदोई भी करता है, सॉरी हरदोई नहीं करता। ललितपुर भी करता है मध्य प्रदेश से, अभी बताया था आपको 3 साइड से घिरा हुआ है। देवरिया भी करता है बिहार साइड से, इससे मेरे भाई इस साइड से यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिले से घिरा हुआ है। यानी कि ये आपका जो जिला है, कौन सा, हरदोई। हरदोई जो जिला है आपका, ये सिर्फ यूपी के जिलों से ही घिरा हुआ है। ऐसे किससे, यूपी के जिलों से। ना तो ये किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता, ना ये किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करता, और ना ही ये दिल्ली एनसीआर के साथ करता है। किससे भाई, दिल्ली एनसीआर से। ये किसी के साथ नहीं करता ये जिला। ऐसा हो सकता है कि कोई से भी जिला यहाँ से उठा ले बीच में से, फिर पूछ ले कि ऐसा कौन सा जिला है कि नहीं करता। इसमें तो ऑप्शन में देवरिया ये था आपका, हरदोई, तो हरदोई नहीं करता। हो सकता है कभी कभी प्रयागराज पूछ ले, कभी यहाँ पर बीच वाला पूछ ले, कभी ये पूछ ले। यहाँ इतना एरिया छोड़ करके ये किसी से भी पूछ सकता है। 3 ऑप्शन आपको दे देगा कि एक देश के साथ करता होगा, 3 किसी राज्य के साथ करते होंगे, और बचेगा एक वो आपका नहीं करता होगा। ठीक भाई, नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा जिला सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता। कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा जिला, कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो वो है मेरे भाई आपका अलीगढ़। कौन सा है, अलीगढ़। इलाहाबाद करता है, मिर्जापुर भी करता है, इटावा भी करता है, आपका अलीगढ़ नहीं करता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत, ये सभी जिले हरियाणा राज्य से सीमा करते हैं। किससे भाई, हरियाणा राज्य की सीमा के साथ साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिनके साथ यूपी की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो किसके साथ नहीं करती मेरे भाई, माफ कीजिएगा पेन छूट गया। उत्तराखंड से तो करती है, मध्य प्रदेश से भी करती है, झारखंड से भी करती है। इससे नहीं करती वो आपका उड़ीसा। कौन है भाई, उड़ीसा के साथ यूपी की सीमा साझा नहीं होते। किसके साथ, उड़ीसा के साथ। उत्तराखंड के साथ भी होती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ भी होती है, झारखंड के साथ भी होती है। तो दोस्तों ये देखिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्यों, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर कुल राज्य पूछेगा तब आप मारेंगे 9, अगर पूछ ले कि कितने राज्य लगते हैं तब आप मारेंगे 8। कितने भाई, 8। अगर कुल पूछेगा तब 9। अगर केंद्र शासित प्रदेश के साथ पूछ लेगा तब एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ कौन सा, यानी कि कितने राज्य लगते हैं यूपी की सीमा के साथ, तब आप लगाएंगे 9। कितना भाई, 9। और ये हैं कौन कौन से, जो 9 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जो यानी केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये आपके 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये यूपी की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों यही थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि आप इनको बार बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम भी आपका नज़दीक है। आज 7 तारीख हो चुकी है, 8 तारीख हो चुकी है आज, और ये मान लीजिए कि आपके पास अब मुश्किल से 9 दिन बचे होंगे। कितने भाई, 9 दिन। तो आप मेहनत करते रहिए और लगे रहिए, ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर लें और इस बार अपनी वर्दी सिलवा ही लें। वर्दी पक्की बिल्कुल हो जाए आपकी। तो मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।